गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th का काव्य खंड का पास कवि का एक चैप्टर करेंगे, उनके द्वारा रचित कविताओं की व्याख्या करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले उन कवि पाश का जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पाश, इनका मूल नाम अवतार सिंह संधू और इनका जन्म सन 1950 तलवंडी सलीम गांव, जिला जालंधर, पंजाब में माना जाता है। और इन्होंने जो भी रचनाएं रची है उनमें जो कुछ प्रमुख रचनाएं थी वह है लोह कथा, उड़दे बांजा, मगर, साडे सामिया बिच, लड़ेंगे साथी, पंजाबी, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता। ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। इन्होंने कुछ और भी रचनाएं रची है, लेकिन उन रचनाओं के अंतर्गत इनको प्रमुख माना गया है। और इनकी मृत्यु सन 1988 ईस्वी में हुई है। पाश समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे पाश की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक हुई थी। मतलब इनका जन्म बताया गया है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और ये मध्यम वर्ग के परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके माता पिता या वंशज इनके किसान थे और इसी कारण इनकी पढ़ाई सिर्फ स्नातक तक हो पाई है। जन आंदोलन से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर दिया। ये हमेशा जन आंदोलन, जो भी जनता में आंदोलन होते थे तो उसके अंदर ये हमेशा अपने आप को सहभागी बनाते थे और अपने विपक्ष वालों के पर विद्रोही की कविता भी इन्होंने आगे सृजन किया था। विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया था। इन्होंने जो भी कविताएं रची है उसमें विद्रोह का रूप दिया है और उसमें जो उनके तेवर थे बहुत ही ज़्यादा तीखे बताए गए हैं। पाश की कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं। और सबसे बात यह बताई गई है कि जो भी इन्होंने कविताओं की रचना रची है उसके अंदर इन्होंने राजनीतिकता का गहरा वर्णन इसके अंतर्गत किया है, जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। इनकी कविता के अंतर्गत आज की या बीते हुए समय की लोक संस्कृति से गहरा जुड़ाव था, वही इन्होंने इसमें उजागर किया है। पाश जन सामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर, जो भी दैनिक जीवन के अंतर्गत या उनमें जो भी घटनाएं होती थी जनता के अंतर्गत उसके अंदर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। मतलब ये बाहर का रूप नहीं करते थे, ये उसके अंतर्गत उन जो भी समस्याएं होती थी, जन सामान्य समस्या होती थी उसके अंतर्गत जाकर उनके विचारों को पूरा पता करते थे और उन समस्या को समाधान करने की कोशिश भी करते थे। वह बाहरी रूप से कोई भी दिखावा नहीं करते थे। इसीलिए कहा गया ये आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया कोई व्यक्त नहीं करते थे, बल्कि इनकी कविताओं में वह व्यथा थी। इनकी कविताओं के अंतर्गत कौन सी व्यथा बताई गई है? निराशा और गुस्सा नजर आता है। जो भी जनता के प्रति आक्रोश की भावना थी या जनता जैसे भी विचार रखती थी उनको विचारों को उजागर करना चाहते थे और जन आंदोलन के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहते थे। इसीलिए उनकी कविताओं के अंदर जो जनता क्या थी कि आक्रोशित रहती थी और इनकी कविताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था, इनकी बातों पर विचार नहीं किया जाता था। तो इसलिए उन्होंने जनता के ऊपर भी कविताएं लिखी और उसके अंदर उन्होंने निराशा और गुस्सा प्रकट किया है, जो गहरी संप्रक्ता के बगैर संभव ही नहीं है। उसको मतलब पूरी तल्लीनता के साथ इन्होंने उसके उजागर किया है, इसी कारण वह पूर्ण हो पाई है। पाश ने जन चेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। जनता को जागरूक बनाने के लिए कवि पाश ने अनेक साहित्यिक प्रोग्राम किए, सांस्कृतिक प्रोग्राम किए और जिससे कि जनता इकट्ठी होए और उन्हें उनके सामने वे अपने विचार प्रस्तुत कर सके और उनकी जो सोए हुए विचार थे उनको वो जगा सके। और सियाड़, हेमज्योति, हाक, एंटी 47 आदि पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया और उसी के अंदर भी इन्होंने जनता को जागरूक करने के विचार ही प्रकट किए। कुछ समय तक अमेरिका में भी यह अपना जीवन यापन कर रहे थे। यह कविता दिनों दिन अधिकाधिक नृश्य और क्रूर होती जा रही थी।
मतलब इन्होंने बताया कि जो इन्होंने कविताएं लिखी थी, जो प्रतिदिन दिन पे दिन अधिकाधिक नष्ट, मतलब लोगों का नाश करने वाली, क्रूर, बहुत क्रोधित करने वाली होती जा रही थी, और दुनिया की विद्रुपताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती रही कि मतलब दुनिया का जो वास्तविक स्वरूप क्या था, उस स्थिति को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उजागर किया है। जहां प्रतिकूलताओं से, मतलब विपरीत परिस्थितियों से जूझने के संकल्प, जो भी विपरीत परिस्थितियां थी, मुश्किलें थी, उनको जूझने से, उनका डटकर सामना करने के लिए इन्होंने संकल्प लिए, जो क्षीण पड़ते जा रहे थे, जो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, जो भी संकल्प लिए थे वे कमजोर पड़ते जा रहे थे। पथराई आंखों सी तटस्थता से कवि की असहमति है, मतलब जो उनकी आंखों में पत्थर के समान, मतलब लालिमा छाई हुई थी, वो एकदम कमजोर पड़ने लग गई थी। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है, जो भी उनके अंदर जो प्रतिकूलता थी उसका ये मेन इशारा करते हैं। जहां आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं, कि मतलब व्यक्ति को आत्मा का समान, कम से कम व्यक्ति के अंदर अपनी आत्मा के सामने तो एक स्वाभिमानी बनना चाहिए, लेकिन क्या है कि व्यक्ति कुछ कहता कुछ और है और करता कुछ और है, उस बात से ये थोड़ा रूढ़ हो गए थे। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक मानता था। कि जीवन में खतरनाक तो बहुत कुछ बताया है, लेकिन सबसे खतरनाक किसे बताया गया है कि प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने की, कि जो व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है, सोचनी नहीं है, और अपने भविष्य के जो सपने हैं उसको खो देने के कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। सन 1988 में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की आवाम के लिए शहीद हो गए। बताया गया सन 1988 में खालिस्तानियों के हाथों इनका वध हो गया था, इनको मृत्यु प्राप्त हो गई थी, लेकिन देश की आवाम के लिए ये क्या हुआ, देश के लोगों को उजागर करना चाहते थे, जन चेतना जागृत करना चाहते थे, और उसी के कारण ये शहीद हो गए। अब है सबसे खतरनाक। अब सबसे खतरनाक क्या माना गया है, अब इसके अंदर कवि ने क्या बताया गया है, देखो कि सबसे खतरनाक क्या है और सबसे खतरनाक क्या नहीं है, दोनों बातों को इसमें बताया गया है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। जिससे व्यक्ति मेहनत करके जो कमाता है और उसे कोई लूट कर ले जाता है, उसे भी उन्होंने खतरनाक नहीं माना है। अब ये सोचो कि व्यक्ति मेहनत करके कमाया धन अगर कोई लूट के ले जाए तो हम ये मानते हैं कि ये बहुत बुरा है या खतरनाक है, लेकिन कवि पाश के अनुसार ये खतरनाक स्थिति नहीं है। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, और किसी जुर्म के कारण अगर हम पकड़े भी जाते हैं और पुलिस के द्वारा हमारी पिटाई भी होती है तो ये बात भी खतरनाक नहीं है। मतलब ये इसे भी इन्होंने बिल्कुल छोटा ही माना है। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, और किसी के प्रति धोखा करना, दगा करना या किसी के प्रति चालबाजी करना, जालसाज करना, ये भी खतरनाक नहीं है। मतलब किसी की तरह किसी कैसा भी व्यवहार करो, उस व्यवहार को भी इन्होंने कवि ने खतरनाक नहीं माना है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। अब हमने कुछ भी नहीं किया है और बिना गलती के अगर हम पकड़े गए तो हमें ये बात बुरी बताइए। कवि ने कहा थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। बिना अपराध किए और गलती को स्वीकार कर लेना या उजागर नहीं करना या अपने ऊपर हो रहे जो अत्याचार है उसको सहन करना, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना, तो वो बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता। मतलब मेहनत की लूट खतरनाक नहीं है, पुलिस की अगर मार पड़ती है वो भी खतरनाक नहीं है, गद्दारी किसी के साथ धोखा करो वो भी
खतरनाक नहीं है। उसके साथ में अगर हमारे साथ गलत हो रहा हो और चुपचाप हम बैठे बैठे उस बात को सहन कर रहे हैं, वो भी थोड़ा बुरा तो है, लेकिन वो भी क्या है, खतरनाक नहीं है। तो अब ये मानना है कि लेखक क्या चाहता है कि क्या चीज खतरनाक है। कपट के शोर में जहां भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, इसके अंतर्गत सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। कि हम अपने आप को सही मानते हैं और हम सही हैं, लेकिन फिर भी बड़े लोगों के दबाव में आकर हमें चुप रहना पड़ रहा है या वहाँ हमारी बोलती बंद की जा रही है, तो ये हमें बुरा तो लगता है। लेकिन किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है। लेकिन ये बताया गया है कि जिस तरह किसी जुगनू की लो में, आग में पड़ना, ये बुरा तो बताया गया है, लेकिन मुठिया भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। और कुछ नहीं करना और अपने आप को कंट्रोल कर लेना, नियंत्रित कर लेना, गुस्से पे काबू पा लेना, जो कुछ हो रहा है उसे सहन कर लेना, इस बात को क्या बताया है कि मुठिया भींच कर हम चुपचाप बैठ जाए, जो भी अत्याचार हो रहा है उसे सहन कर रहे, तो ये इसे बुरा तो है, लेकिन ये भी क्या है, सबसे खतरनाक नहीं होता है। अब सबसे खतरनाक नहीं होता, इतना होने के बावजूद कवि कह रहा है कि खतरनाक नहीं होता है, तो हमें ये अनुमान लगाना चाहिए या हमें ये सोचना चाहिए कि खतरनाक क्या होता है। सबसे खतरनाक होता है, अब क्या होता है, कवि के आधार पे बताया है, मुर्दा शांति से भर जाना। कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं और वहाँ पर अगर मुर्दा है, मुर्दे की तरह कुछ भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जिस तरह एक मुर्दा होता है या मृत व्यक्ति होता है, वो इतने शोरगुल में भी शांत पड़ा रहता है और कुछ आवाज़ उससे आवाज़ निकलेगी भी नहीं, क्योंकि वो तो मुर्दा है। लेकिन हम जीवित व्यक्ति भी अगर वही हरकतें करता है तो न होना तड़प का सब सहन कर जाना, और न होना तड़प का सब सहन करना, ना उसके अंदर तड़प होती है, ना उसके अंदर कोई विचार होते हैं, जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता है वह वैसा व्यवहार सहन कर लेता है। घर से निकलना काम पर, और मतलब ये बताया गया कि एक व्यक्ति मुर्दे के समान हो रहा है, जो इस तरह का व्यवहार करता है वही व्यक्ति खतरनाक होता है। जो मुर्दे के घर में जो माहौल होता है उस समय वो शांति से चुपचाप रहता है, उसी तरह जो भी हमारे संसार में या हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आसपास में कोई भी घटनाएं हो रही है और व्यक्ति उसको कुछ कह नहीं पा रहा है, चुपचाप सहन कर रहा है और अपना एक रूटीन है, सुबह उठना और घर से निकलना और काम पर जाना और काम से वापस आना और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक है। मतलब किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखना, कोई परवाह नहीं करना, चाहे कुछ भी माहौल हो, कैसा भी माहौल हो, अत्याचार हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, और उसे किसी से कोई परवाह नहीं करता है। सिर्फ सुबह उठा, अपने काम पर गया, काम से वापस लौटा, और वही चीज को व्यक्ति, कवि ने क्या बताया गया है, सबसे खतरनाक बताया गया है, हमारे सपनों का मर जाना। इस बात को उसने सबसे खतरनाक बताया गया है कि व्यक्ति के सपनों का मर जाना, कि व्यक्ति में सपने देखने की भी आकांक्षा, इच्छाएं सारी समाप्त हो रही, उसने दूसरा कुछ सोचा ही नहीं है, तो इसलिए सबसे खतरनाक क्या बताया गया है, सपनों का मर जाना। अब इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कवि ने किस किस को खतरनाक बताया है और किस को खतरनाक नहीं बताया गया है। तो हम बता सकते हैं कि पुलिस की मार को खतरनाक नहीं होती है, झूठ बोलना खतरनाक नहीं होता है, और खतरनाक क्या होता है, व्यक्ति के स्वयं के द्वारा जो भी सपने देखे गए और उसे पूरा नहीं करना, वह सपना, उनके सपने मर जाना ही सबसे खतरनाक होता है। और किसको बताया गया है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है। कौन सी घड़ी, घड़ी देखने वाली घड़ी नहीं, वो समय जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। मतलब उस समय को बताया गया कि आपने जो घड़ी हाथ में पहन रखी है, लेकिन वो क्या है, अपने समय के अनुसार चल रही ही है, और लेकिन आपकी जो निगाहों की दृष्टि है, आपकी देखने की दृष्टि है, वो एक जगह आकर स्थिर हो गई है,
इस चीज को भी उन्होंने सबसे खतरनाक बताया गया कि आपकी निगाहें आगे कुछ सोचने के लिए या आगे कुछ देखना ही नहीं चाह रही है। तो ये देखना चाहिए कि जब हमारे हाथ में पहनी हुई घड़ी आगे बढ़ रही है और हमारी जो आंखों के देखने की दृष्टि है वो एक जगह सीमित हो गई है, वो चीज उन्होंने खतरनाक बताई है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है। अब कौन सी आंख होती है वो बताया गया, जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। आंख तो सबके पास है, लेकिन खतरनाक कौन सी आंख है, जो चारों तरफ अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार फैल रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, वो सब अपनी आंखों से देख रही है, लेकिन क्या है, वो बर्फ के समान एक जगह जमी हुई है, स्थिर हुई है। हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे रुकी हुई है, तो घड़ी की तरह दृष्टि रुकी हुई है, और यहाँ पर क्या है कि सब कुछ अपने आसपास अच्छा बुरा जैसा भी हो रहा है उस माहौल को देख रही है और अपने आप ज्योति को एक बर्फ के समान स्थिर जमा रखा है। तो ये चीज भी सबसे खतरनाक बताई गई है। जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। जिस व्यक्ति की नजर इस संसार को प्यार से देखना और उसे चूमना भूल जाती है, मतलब एक दूसरे के प्रति लगाव वो सारा खत्म हो जाता है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति अगर अंधा है और अंधे के द्वारा कोई भी चीज कहीं पर भी गिर जाती है, मानो उसकी आवाज से या उसकी भनक से वो वहां पर गिर जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई। अब यह है कि जिसकी नज़र, इस नज़र के बारे में बताया गया है कि अंधेपन के कारण और जो रोज़मर्रा उनके प्रतिदिन दिनचर्या के क्रम को पीती हुई, चाहे दिन कैसा भी दिन निकल रहा हो, अच्छा है बुरा है, किसी ने अच्छा किया किसी ने बुरा किया, किसी ने मारा है पीटा है, वो सब उसी क्रम को देखती हुई क्या कर रही है, अपने अंदर ले रही है, उसे मतलब जहर का घूंट पी रही है। एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है। और वो आंखों की ज्योति क्या है, लक्ष्यहीन, कि उसका कोई भी लक्ष्य नहीं है, कि मतलब उसका रोज का काम है सुबह उठना, अपने दिनचर्या का करना, काम पे जाना, दिन भर वहाँ का काम करना, पुनः शाम को अपने घर लौटना, उसका आगे का उसका कोई लक्ष्यहीन नहीं है, दोहराव के उलट फेर में खो जाती है। और बिना लक्ष्यहीन व्यक्ति इस संसार में कुछ भी नहीं करता है और वही सबसे खतरनाक माना जाता है। और अब किसको बताया गया है, सबसे खतरनाक वह चांद होता है। अब वह चांद खतरनाक कैसे हो सकता है, ये चांद तो ऊपर आसमान में रहता है, वो हमें शीतलता प्रदान करता है, वो खतरनाक कैसे हो सकता है, जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में भी चढ़ता है। अब कवि ने क्या विचार लगा के बताया है कि चांद खतरनाक होता है। चांद को उन्होंने इसलिए खतरनाक बताया गया है कि चांद ऊपर से सभी कुछ देख रहा है, सभी को देख रहा है, सभी के घरों में अपनी शीतलता प्रदान कर रहा है, लेकिन वो क्या हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में भी चढ़ता है, कि जहाँ जहाँ बेगुनाहों को मारा जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, वहाँ पर भी या कहीं हत्याएं होती है, उनके आंगन में भी जो उनका घर सूना हो गया है, उस आंगन में भी वह अपनी शीतलता प्रदान करता है। कि वहाँ वो भी ये नहीं कि वहाँ शीतलता प्रदान नहीं करे, वहाँ पे भी कुछ अंधियारा होना चाहिए क्योंकि यहाँ उस घर में हत्याकांड हुआ है, लेकिन नहीं, चांद क्या करता है, वहाँ पर भी एक समान दृष्टि से अपना प्रकाश देता है। पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। और चांद जिसके घर में खुशी का माहौल है, वहाँ पर भी चांद वही शीतलता प्रदान कर रहा है, और जिसके घर में हत्याकांड हुआ है, वहाँ उस वीरान घरों में, उन सूने घरों में, उन सूने घरों के आंगनों में भी चांद क्या है, वही शीतलता प्रदान करता है। पर कवि क्या कह रहा है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है, कि आपने यहाँ पे पक्ष और विपक्ष देखा ही नहीं। जिसके घर में खुशी है वहाँ भी चांद शीतलता प्रदान कर रहा है, जिसके घर में गम है वहाँ पे भी चांद शीतलता प्रदान कर रहा है। तो आपको ऐसा लगा नहीं, किसी के आंखों में मिर्ची नहीं पड़ी कि जिससे कि आपको एहसास हो जाए कि दोनों घर में इतना अंतर है, लेकिन चांद क्या कर रहा है, दोनों में समान शीतलता प्रदान कर रहा है।
सबसे खतरनाक वह गीत होता है। अब किसको बताया गया? गीत को। अब कौन सा गीत होता है? आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्सिए पड़ता है, कि आपके कानों को वह गीत खतरनाक होता है जो आपके कानों तक उसकी आवाज पहुंचने के लिए वह पड़ता है। आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। मतलब फुहड़ गीत वगैरह है जो हमारे कानों तक पड़ते हैं और हम उसका आनंद उठाते हैं, और आतंकित जो इससे शोषित हुए हुए लोग हैं उनके दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है, जो गुंडे बदमाशों की तरह, वहाँ पे भी गाने बजाए जाते हैं और वही गाने हमारे कानों में पड़ते हैं। इसलिए वह गीत क्या होते हैं? सबसे खतरनाक होते हैं। चांद को खतरनाक बताया है, गीत को खतरनाक बताया है, और मुर्दा शांति में जो व्यक्ति होता है उसको खतरनाक बताया गया है। और अब क्या बताया गया? सबसे खतरनाक वह रात होती है। किसको बताया गया? अब रात कौन सी रात होती है? तो आपको इस तरह से अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कवि पाश ने अपनी कविता सबसे खतरनाक के माध्यम से सबसे खतरनाक किन किन चीज़ों को बताया गया है। इसमें चांद है, रात है आदि। सबसे खतरनाक वह रात होती है। कौन सी रात होती है? जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। जो व्यक्ति जिंदा है और उसके शरीर पर, उसके रूह पर, उसकी आत्मा पर आसमानों के समान ढलती है, मतलब उन पे बीतती है, महसूस होती है, और जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं। रात को कौन बोलते हैं? उल्लू बोलते हैं, और उल्लू को ही रात को दिखाई देता है। मतलब जो रात के अंधेरी रात में जो कार्य करते हैं और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे में बंद दरवाजे चौखटों पर चिपक जाते हैं। मतलब गीदड़ को और उल्लू को, ये है जो रात को ही बोलते हैं, इन्हें रात को ही दिखाई दिया जाता है। और गीदड़ का मतलब यहाँ पर कमज़ोर लोगों से भी दिया गया है, जो हमेशा क्या है, उल्लू का काम है कि अगर रात है तो वो बोलेंगे, और जैसे ही प्रकाश होगा, उजाला होगा, तो वो क्या करेंगे, अंधेरे दरवाजों की चौखट पर वो क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? ये नहीं पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, इन दिशाओं के बारे में इसमें नहीं बताया गया है। कौन सी दिशा होती है? जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। मतलब दिशा तो हमारे 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन कवि ने उन दिशाओं का वर्णन नहीं किया है। कवि ने इसमें क्या किया? व्यक्ति की आत्मा की दिशा का वर्णन किया गया है कि जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, कि व्यक्ति की आत्मा ही नश्वर हो जाए, आत्मा ही मर जाए। आत्मा का मरना क्या है? कि हमारे सामने कोई भी कैसा भी अत्याचार कर रहा है और आराम से हम खड़े खड़े वहाँ पर देख रहे हैं और हंस रहे हैं, तो व्यक्ति की यहाँ पर क्या है? आत्मा का सूरज डूब रहा है, और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा, मुर्दा धूप का मतलब जिस पर वो व्यक्ति को मारा जा रहा है, उसका कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, और जब जैसे जिस पर अत्याचार हो रहा है उस व्यक्ति का कुछ हिस्सा आपके अंदर आ जाए, या उसके प्रति कुछ लगाव आपके अंदर आ जाए, तो मानो पूरब में वह चुभ जाए, आपके जिस्म के कुछ हिस्से में चुभ जाए। अब कवि ने पुनः वापस बताया गया है कि क्या क्या चीज खतरनाक नहीं होती है। तो सबसे पहला आता है हमारे मेहनत की लूट, सबसे खतरनाक नहीं होती है। दूसरा आता है पुलिस की मार, सबसे खतरनाक नहीं होती है। और तीसरा आता है गद्दारी, लोभ, लालच, भ्रष्टाचार की मुट्ठी को अपने अंदर अधीन कर लेना, वह सबसे खतरनाक नहीं होती है। ये हमारी कविता कवि पाश द्वारा रचित सबसे खतरनाक पूरी हुई है। अब हम इसके आगे प्रश्न उत्तर करेंगे। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न आता है, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना है? कि क्या भाव है? कवि क्यों बताना चाहता है कि पुलिस की मार और मेहनत की लूट और गद्दारी ये खतरनाक नहीं है?
कवि ने उत्तर में बताया कि कवि ने मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को इनके सीमित प्रभाव के कारण सबसे खतरनाक नहीं माना है, क्योंकि इनका प्रभाव क्या होता है, कुछ जगह ही सीमित होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कभी कभी होती है और इनसे उभरा जा सकता है। मतलब इसलिए नहीं माना है क्योंकि ये कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमेशा नहीं होगी, ये कभी कभी होगी। अगर कोई गलत काम किया है, चोरी की है, तो वो पकड़ा गया, तब ये पुलिस की मार होगी। और मेहनत की लूट को कोई रोज नहीं लूट के ले जाएगा, वो भी कभी कभी लूट के ले जाएगा। गद्दारी हमारे साथ कोई रोज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए बताया गया इसका कोई सीमित साधन है, इसलिए ये खतरनाक नहीं है, इनसे उभरा जा सकता है। साथ ही इस प्रकार की क्रियाओं में व्यक्ति को प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। ये हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि सबसे खतरनाक शब्द को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा होता है, कि बार बार खतरनाक शब्द को दोहराने से उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता का कथ्य प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने उभर कर आता है और कविता में पाठकों की रुचि और जिज्ञासा बनी रहती है। पाठक खतरनाक और सबसे खतरनाक में अंतर जान जाता है। कि मतलब इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि ये अगर खतरनाक शब्द बार बार आ रहा है तो इसका पढ़ने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो उसमें जिज्ञासा जाग जाती है कि खतरनाक चीज है क्या और खतरनाक क्या नहीं है, इन दोनों में अंतर भी उसको पता चल जाता है। तीसरा प्रश्न आता है, कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है, तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। तो के प्रयोग से खतरनाक शब्द की तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान होता है। उसके बाद में आता है बुरा है में स्पष्ट रूप से आरोप लगता है कि यह अपने आप में पूर्ण वाक्य हो जाता है, इसमें सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। फिर आता है बुरा तो है, यह कहकर हम बात आगे बढ़ाते हैं, पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, उसे और अधिक जानने के लिए बाध्य करते हैं। तो शब्द यह बताता है कि स्थितियां बुरी तो है परंतु अभी चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाई है। इस प्रकार तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में यह बदलाव आया है कि खतरनाक की श्रेणी में होते हुए भी अन्य सब खतरनाक बातों से अलग है। प्रश्न 4 है, मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। तो आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक है? उत्तर, जब हम निष्क्रिय होकर बेजान की तरह चुपचाप शांति से अन्याय और अत्याचार को सहन करते जाते हैं, तब हम मुर्दे जैसी, मतलब हमारे पे अत्याचार हो रहा है, हमारे आसपास अत्याचार हो रहा है और निष्क्रिय, हम बिना किसी क्रिया के करे हुए चुपचाप उसे देख रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि बेजान मतलब भूत बनकर हम वहाँ खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में, मुर्दे जैसी स्थिति में हम आ जाते हैं। ऐसी तटस्थता निश्चय ही खतरनाक होती है। हमारे सपनों का मर जाना उस स्थिति की ओर इशारा करता है जब हम अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुनना बंद कर देते हैं और यथाशक्ति स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं कि व्यक्ति के सपनों का, जो भी आगे सपने देखने हैं उसको मर जाना, कि आगे उसने सपने देखे ही नहीं, कि भाई जैसा चल रहा है वैसे चलने देवे, और यथास्थिति जो भी स्थिति जैसी है उसे हंसते हुए स्वीकार कर लेना। ये दोनों स्थितियां सबसे खतरनाक होती है और ये दोनों एक जैसी ही मानी जाती है। कौन सी? मुर्दा शांति वाली और ये वाली स्थिति दोनों सेम मानी जाती है। प्रश्न नंबर 5, सबसे खतरनाक वह घड़ी है
आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी है होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए कि घड़ी का क्या तात्पर्य है। उत्तर, उपयुक्त पंक्ति में घड़ी शब्द जीवन की गति से संबंध है। घड़ी का मतलब समय, जो हमेशा कुछ भी हो जाए लेकिन वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो यही बताया कि गति से संबंध है। जिस प्रकार घड़ी चलती रहती है तो ठीक उसी प्रकार जीवन भी प्रगतिशील होना चाहिए। घड़ी का उदाहरण देकर जीवन के प्रति बताया गया है कि जिस प्रकार घड़ी अगर बिल्कुल सही है तो वह हमेशा चलती रहेगी, कोई हो या ना हो उसका कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार कहा गया है कि अगर हमारा जीवन अच्छा है तो उसे हमेशा हमें प्रगतिशील भी बनाना चाहिए। वह समय सबसे खतरनाक होता है जो आगे बढ़ने के स्थान पर एक बिंदु पर आकर रुक जाता है, कि मतलब मुझे आगे कुछ नहीं करना है और मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, बस उसी पर इसी को खतरनाक बताया गया है। प्रश्न नंबर 6, वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। उत्तर, चांद सौंदर्य का प्रतीक है। चांद शीतलता प्रदान करता है, परंतु किसी भी हत्याकांड के बाद कोई भी सौंदर्य का रसास्वादन नहीं करता। कि अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है या हत्या हो जाती है या उस तरह व्यवहार होता है तो वहाँ पर रसास्वादन, वहाँ पर लोग अच्छे का भाव नहीं रखते हैं, उन्हें दुख होता है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि आमतौर पर हत्याकांड के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हमारी आंखों में चुभना चाहिए, फिर भी जब लोगों की आंखों में वह खटकता नहीं है। मतलब किसी भी हत्याकांड के बाद व्यक्ति हमारी आंखों में चुभना चाहिए मिर्चियों की तरह, लेकिन वो नहीं है। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाता है। फिर भी जब लोगों की और ऐसे समय में वे निर्लिप्त भाव लिए रहते हैं तो ऐसी संवेदना शून्यता वास्तव में खतरनाक होती है। प्रश्न 7 है, कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी से अंत क्यों किया है। कवि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी से अंत खतरनाक और सबसे खतरनाक स्थिति के अंतर को बताने के लिए किया गया है कि व्यक्ति को खतरनाक क्या होता है और सबसे खतरनाक क्या होता है। इन दोनों में मूल अंतर या उन तुलना क्या है कि व्यक्ति को ये पहचान हो जाए खतरनाक और सबसे खतरनाक में मेन अंतर क्या है। प्रश्न 8 है, कवि द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त समाज में अन्य किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं। कि कवि ने तो किन किन बातों को माना है, आप किस किस को खतरनाक मानते हैं। तो कवि द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त समाज में हम निम्न बातों को खतरनाक मानते हैं। तो इसके अंदर पहला क्या आता है, जैसे बाल मजदूरी, दूसरा आता है स्त्री शोषण, तीसरा आता है सांप्रदायिकता और चौथा आता है आतंकवाद। इन चीजों को कवि के अतिरिक्त हम ये मानते हैं कि ये भी सबसे खतरनाक है। प्रश्न नंबर 9 है, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव है। समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए हमारे पास कुछ सुझाव है। कौन कौन से सुझाव है वो देखिए। घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनाना, दूसरा आता है जागरूकता फैलाना, तीसरा आता है धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठना और चौथा आता है पुलिस, सरकार और जनता की आपसी भागीदारी होना। कवि पास द्वारा रचित सबसे खतरनाक पाठ यह
कविता हमारी पूरी हो गई है और इसके साथ ही मैंने इसके प्रश्न उत्तर भी आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ पूछ सकते हैं।